Assalamu alaikum. Today's lecture is about equalizer and eye diagram. It is related with CL1 and CL2 of your CDF. The contents of this lecture are as follows. First we will have a look at equalizer and then we will move on to eye diagram. So let's start with equalizer. देखें, whenever signal passes through a channel it experiences distortion. This is obvious because channel का काम ही है कि उसने signal में distortion या noise add कर देनी है. Such distortion is compensated by a device or network which is known as equalizer. अब इस चीज़ को compensate करने के लिए, ऐसी noise या distortion को compensate करने के लिए at the receiver side we have to install a device which is known as equalizer. Due to distortion, some frequencies of interest are attenuated differently from the rest of frequencies. अब distortion जब आती है तो हमारी कुछ frequencies जो होती हैं वो attenuate हो जाती हैं, उनका amplitude कम हो जाता है, disturb हो जाता है और ये disturbance बाकी frequencies से different होती हैं. It is the effect of distortion on some frequencies. To compensate such behavior of channel, we use equalizer with the frequency response which is reciprocal to that of channel. अब आप ये देखें कि ये आपका आइडियल चैनल रिस्पॉन्स है. हम ये ज्यूम करें कि दिस इज़ आइडियल चैनल रिस्पॉन्स, लेकिन प्रैक्टिकल चैनल रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा. कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं किसी जगह पे एम्पलीफाई होंगी. अब रिस्पॉन्स ऑफ इक्वलाइज़र क्या होता है, वो हमेशा इसका रेसिप्रोकल होता है. जहाँ भी फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होती हैं उन फ्रीक्वेंसीज़ को ये अटेनुएट करता है. तो फ्रीक्वेंसी चैनल का और इक्वलाइज़र का यही रिलेशनशिप होता है कि इन दोनों का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो रेसिप्रोकल होता है. और इसकी रीज़न ये होती है कि जो फ्रीक्वेंसीज़ चैनल से पास होते हुए एम्पलीफाई हुई हैं तो इक्वलाइज़र जो है उसके ऊपर उसके ऊपर इन्वर्स ऑपरेशन करे. जो फ्रीक्वेंसीज अटेनुएट हो जाएंगी एम्पलीफाई इक्वलाइज़र जो है वो उन फ्रीक्वेंसीज़ को एम्पलीफाई करेगा और जो फ्रीक्वेंसीज एम्पलीफाई हो जाएंगी इक्वलाइज़र उनको अटेनुएट करेगा. दस इक्वलाइजेशन इज़ यूज टू अनडू द चैनल इफेक्ट्स ऑन द सिग्नल. तो इक्वलाइजेशन का ये मकसद होता है कि आपका जो चैनल के इफेक्ट्स जो आपके सिग्नल पे आए हैं उनको अनडू कर दिया जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए. Now we have different types of equalizers. The first one is zero forcing equalizer, then we have least mean square error equalizer and then we have decision feedback equalizer. आप पहली दो टाइप्स जो हैं ये लीनियर इक्वलाइजर्स कंसिडर होते हैं एंड there is no feedback path in these equalizers, but decision feedback equalizer non-linear equalizer है और इसमें decision feedback path होता है. अब हम ज़ीरो फोर्सिंग की तरफ आ जाते हैं. माई सिस्टम मॉडल इज़ गिवन है. हमारा सिस्टम मॉडल जो है उसको इस तरीके से हम ले सकते हैं. y ऑफ k इज़ इक्वल टू x ऑफ k प्लस v ऑफ k. अच्छा h इन कन्वॉल्व विद x ऑफ k. अच्छा अब यहाँ पे y ऑफ k क्या रिसीव्ड सिंबल है, h क्या है हमारा चैनल है, x ऑफ k ट्रांसमिटेड सिंबल है और v ऑफ k जो है वो नॉइज सैम्पल है. दिस इज़ माई सिस्टम मॉडल हेयर. दिस इज़ द आउटपुट रिस्पॉन्स. अब जो सिग्नल है वो इस चैनल h में से पास हो रहा है तो हम इसको कन्वोल्यूशन के थ्रू शो करेंगे और इसके साथ साथ इसमें नॉइज़ भी ऐड होती जा रही है. सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. हेयर वी हैव x ऑफ t वो चैनल में से पास होगा और उसके बाद v ऑफ k में ऐड हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से जब ये h में से पास होगा तो इसको ये x ऑफ k इस h चैनल से कन्वॉल्व हो जाएगा और फिर उसके बाद उसमें नॉइज़ ऐड हो जाएगी तो हम प्लस v ऑफ k कर देंगे और ये आपका आउटपुट सिग्नल होगा. इन ज़ीरो forcing equalization equalizer attempts to completely inverse the channel by forcing. ज़ीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन में इक्वलाइज़र ये काम करता है कि वो कोशिश करता है कि वो चैनल को कम्प्लीटली इन्वर्स कर दें ताकि वो मतलब जो भी आपके चैनल का रिस्पॉन्स है इक्वलाइज़र कोशिश करता है कि उसके कंप्लीट इन्वर्स रिस्पॉन्स जो है वो उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है. अच्छा हम ये कह सकते हैं कि हमारा चैनल जो है वो h है, x ऑफ k हमारा इनपुट सिग्नल था, चैनल में से पास होगा तो ये बेसिकली इसके साथ कन्वॉल्व करेगा और ये आपको नॉइज़ मिलेगी और देन आप रिसीवर साइड पे इसको अगेन इक्वलाइज़र में से पास करवाएंगे. अब आपने जो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो h है और उसका रिलेशनशिप सी के जो आपके इक्वलाइज़र है उसके साथ क्या है. तो दे आर बेसिकली इन्वर्स ऑफ
ऑफ चैनल, मतलब एच जो है सी के आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इक्वलाइज़र का रिस्पॉन्स जो है वो इन्वर्स ऑफ चैनल होगा। इन मैट्रिक्स फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि अगर एच आपका मतलब इन दोनों को अगर ये आप कहें, अगर आपको याद हो तो इन्वर्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका एच जो है वो चैनल का रिस्पॉन्स है और एच इन्वर्स जो है इक्वलाइज़र का रिस्पॉन्स है। तो इक्वलाइज़र शुड बी इन्वर्स ऑफ चैनल, और ताकि जब हम इनकी आउटपुट मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, आउटपुट पे हमारे पास 1 आ जाए। दिस इज़ व्हाट वी वांट। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस इज़ व्हाट वी वांट, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलाइज़र कोफिशिएंट्स एंड channel coefficients are like this, that they both are inverse of each other. सो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें, दैन ज़ीरो फोर्सिंग रिमूव्स ऑल ISI। ज़ीरो फोर्सिंग जो है वो ISI सारी रिमूव कर देता है एंड इज़ आइडियल व्हेन द चैनल इज़ नॉइसलेस। और इसका मेजर इसका एडवांटेज तब आता है जब चैनल में कोई नॉइज़ नहीं होती, क्योंकि ज़ीरो फोर्सिंग ISI के अगेंस्ट तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन नॉइज़ के अगेंस्ट इसकी वर्किंग अच्छी नहीं है। तो हाउ एवर व्हेन चैनल इज़ नॉइजी, ज़ीरो फोर्सिंग इक्वलाइज़र विल एम्पलीफाई द नॉइज as well. Why zero forcing equalizer is not able to perform better in presence of noise? Because when channel is noisy, then zero forcing equalizer will amplify the noise as well. Okay, zero forcing इक्वलाइज़र का काम यह है कि उसने सिंपली जो भी सिग्नल है उसको जहाँ पे उसको एम्पलीफाई कर देना है। तो जब वो एम्पलीफिकेशन की जाती है तो उसकी वजह से नॉइज़ कंटेंट जो आपकी सिग्नल में ऐड हो गया वो भी एम्पलीफाई हो जाता है। मतलब ज़ीरो फोर्सिंग ISI के अगेंस्ट तो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि हम आइडियली ये एज्यूम करते हैं कि हमारा चैनल जो है वो नॉइसलेस है। लेकिन जैसे ही हमारा चैनल नॉइज़ी होगा तो हमारे ज़ीरो फोर्सिंग की जो एफिशिएंसी है वो भी लो हो जाएगी, बिकॉज नाउ इट विल बी एम्पलीफाइंग द नॉइज कंटेंट एज वेल। जो आउटपुट ऑफ इक्वलाइज़र इज़ गिवन एज जो आउटपुट होगी उसमें आपका इक्वलाइज़र जो आपका सिग्नल आ रहा था उसको इक्वलाइज़र के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। हेयर k इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 इज़ द टाइम इंडेक्स। दिस रिलेशनशिप कैन बी मोर रिटन मोर कॉम्प्लेक्सली एज, हम इस रिलेशनशिप को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको y डैश इज़ इक्वल टू x ही कहते हैं। टू कैलकुलेट इक्वलाइज़र टैप्स, अगर हमने इक्वलाइज़र के टैप्स कैलकुलेट करने हैं तो वो बेसिकली आपका x इनवर्स, मतलब x को अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो x इनवर्स इंटू वाई डैश हो जाएगा। बाय एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1 फॉर ज़ीरो फोर्सिंग वी गेट अ मैट्रिक्स x हैविंग डायमेंशंस 2n+1 इंटू 2n+1। तो आप अगर इक्वेशन 1 को एक्सपैंड करें तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेंगी जिसकी डायमेंशन 2n+1 इंटू 2n+1 होगी। आप वाई डैश को हम ये कह सकते हैं कि x को अगर हम ये कहें कि ये 2n+1 इंटू 2n+1 है, तो c जो है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2n+1 इंटू 1 होना चाहिए, और y डैश है वो 2n+1 इंटू 1 होना चाहिए। तो y के डैश जो है वो आपका 0 1 होगा, जब k की वैल्यू टाइम इंस्टेंट जो था 0 था, और 0 होगा जब टाइम इंस्टेंट जो है वो 1 2 से होकर वेरी करेगा +-1 +-2 तक। अच्छा, अब इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल 3.5 जो है बर्नार्ड से क्लार्क की, एग्जांपल 7.3 बी पिलाटी की, इन दोनों से आप गो थ्रू हो जाए, क्योंकि इस तरीके से ये इक्वलाइज़र कोफिशिएंट्स जो है आपने इस तरीके से कैलकुलेट करने होते हैं, और यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब ये कैलकुलेट हो जाते हैं then this thing can be easily performed. So in this way we can apply zero forcing on noisy or ISI distorted data. ये एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम योर बुक। हेयर x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, x ऑफ 1 जो इनपुट की डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो आपको बताए गए, वो x ऑफ 1 -0.3, x ऑफ 2 0.1, x ऑफ -1 -0.2 और x ऑफ -2 0.05 है। अब नाउ वी हैव टू डिज़ाइन अ 3 टैप इक्वलाइज़र। सो फर्स्ट डिसाइड n। अब हमें पता है कि 2n+1 जो है वो मैट्रिक्स की लेंथ है, तो n 2n+1, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वलाइज़र टैप्स 3 हैं, तो इसका मतलब है n शुड बी इक्वल टू 1, ओनली देन वी विल बी गेटिंग 3 टैप्स इक्वलाइज़र। अब 3 टैप इक्वलाइज़र का मतलब है कि 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी x की, क्योंकि हमें पता है कि x की जो डायमेंशंस है वो 2n+1 इंटू 2n+1 है, तो 2n+1 इज़ इक्वल टू 3, सो इट मीन्स 3x3 की मैट्रिक्स आप बनाएंगे। यहाँ पे आप x ऑफ 0 से स्टार्ट करेंगे और x ऑफ -1 x ऑफ -2 पे
की तरफ चले जाएंगे और जो आपका रो है उसमें x ऑफ 1 इंटू एक्स ऑफ 2 आ जाएगा। इसी तरह से x ऑफ -1 से नेक्स्ट x ऑफ 0 है और उससे नेक्स्ट x ऑफ 1 है। x ऑफ -2 से नेक्स्ट x ऑफ -1 है और उसके बाद x ऑफ 0 है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सेलेक्टेड 3 टैब्स फॉर दिस सिग्नल। तो डायगोनल में आपके पास x ऑफ 0 आ जाएगा, अपर साइड पे आपके पास x ऑफ -1 आएगा और फिर यहाँ पे x -2 आ जाएगा। और लोअर डायगोनल में आपके पास मतलब डायगोनल जो है उसके ऊपर आपके पास -1 की वैल्यूज़ होंगी और उसके नीचे आपके पास प्लस की वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे आपके पास x ऑफ 0 जो दरमियान में आ रहा है, मतलब x ऑफ 0 यहाँ पे दरमियान में आपके सेंट्रल रो है, तो यहाँ पे आपका y ऑफ 0 आ जाएगा, ऊपर आपके पास y ऑफ -1 होगा और यहाँ पे आपके पास y1 होगा। इसी तरह से इक्वलाइजर कोफिशिएंट C0 आएगा और उसके ऊपर C-1 और देन C1 आएगा। दिस इज़ हाउ वी आर कैलकुलेटिंग मैट्रिक्स फॉर आवर इक्वेशन एंड टू गेट हेल्प अबाउट दिस मैट्रिक्स फॉर्मेशन यू कैन कंसल्ट सकलार बर्नार्ड सकलार डिजिटल कम्युनिकेशन। वहाँ पे उसने मैट्रिक्स को ओपन करके सारे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ये क्या बताया है। सो यू कैन कंसल्ट दैट बुक और टॉपिक ऑफ इक्वलाइजेशन इन बर्नार्ड सकलार। नाउ फॉर जीरो फोर्सिंग वी वांट आउटपुट एट k इज इक्वल टू 0 ओनली, मतलब हम सिर्फ k इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट चाहते हैं। इस वजह से अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। y ऑफ -1 भी 0 हो जाएगा, y ऑफ 0 1 होगा और y ऑफ 1 ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम गिवन वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सोल्यूशन टू फाइंड C-1 C0 एंड C1 यील्ड्स। अगर हम इनको सॉल्व करें, हमारा अननोन जो है वो इक्वलाइजर कोफिशिएंट्स है, अगर हम इसको सॉल्व करें देन वी कैन इजीली फाइंड दीज कोफिशिएंट्स व्हिच आर C-1 C0 एंड C1। The next topic which we are going to study today is eye diagram. Eye diagram is basically used in electrical engineering to get a good idea of signal quality in the digital domain. It gives us an idea that how the channel is affecting our signal quality. The eye diagram takes its name from the fact that it has the appearance of a human eye. It is it has resemblance with the human eye, that's why it is termed as eye diagram. It is created by simply superimposing the successive waveforms to form a composite image. Means here we have composite image, and this composite image is based on different waveforms, based on different waveforms. These waveforms will be superimposed, and then at the output we will check that how when these signals were transmitted through channel, then how the channel is affecting these waveforms. So in this way we can recognize the effects of distortion and find its source. The last point is that the eye diagram will reveal whether everything works as intended. Means if we are assuming that some channel is very good, then whether that channel is good, or if there are faults that garble this transmission, or maybe that channel is not good enough, so it will interrupt my transmission. For example, the reception of a 0 when a 1 has been sent, and this and how our received data will be affected, that maybe we are receiving 0 but actually 1 was transmitted, but because of channel effects our 0 will be read as 1 at the receiver side. So this is how eye diagram helps us to find that how channel is affecting the signal quality and how we can reduce it, whether certain channel is good or it is not good for transmission. Eye diagram analysis yields impressive amounts of information. Eye diagram analysis is valuable in design, debugging, and maintenance. So this is how eye diagram helps us. Ideally, the eye diagram for digital signal would consist of two parallel lines with an instantaneous rise and fall times virtually invisible. This is how the eye diagram look like. Here we have two parallel lines and that parallel lines are instantaneously rising and falling.
अब दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ आई डायग्राम। अब आप देखें ये आपकी आई डायग्राम है, ये आपकी ऑप्टिमम सैम्पलिंग इंस्टेंट एंड मैक्सिमम आई ओपनिंग। जब मैक्सिमम आई ओपनिंग होगी तो इट विल बी रेड एज द सैम्पलिंग इंस्टेंट। स्लोप शो सेंसिटिविटी टू सैम्पलिंग टाइम। अब ये स्लोप कितनी है, कितनी ज़्यादा स्लोप है, ये शो करेगी कि सैम्पलिंग टाइम की सेंसिटिविटी क्या है। लेवल क्रॉसिंग एम्बिग्विटी शोज टाइमिंग जिटर। ये आपकी लेवल क्रॉसिंग एम्बिग्विटी है और ये टाइमिंग जिटर को शो कर रही है। उसके अलावा ये सारा एरिया जो है एरर फ्री सैम्पलिंग रीजन है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आपकी लेवल क्रॉसिंग हो जाएगी। ये आपका नॉइज़ मार्जिन होगा एट बेस्ट ऑफ सैम्पलिंग टाइम एंड देन डिस्टॉर्शन एट बेस्ट सैम्पलिंग पॉइंट एंड देन यहाँ पे आपकी डिस्टॉर्शन मिल सकती है। So this is how an ideal eye diagram should look like. Thank you for today's lecture.